जय हिंद साथियों, कैसे भाई सभी लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। चलिए, यूपी SSSC पेट के एडमिट कार्ड आने के बाद में हम सबकी तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों पे हैं और इसीलिए SSG गुरुकुल आप सभी के लिए कदम से कदम मिलाते हुए आप सबके लिए कि आपका जो परसेंटाइल इस बार है यूपी SSSC पेट का वो वाला मिल जाए जो आप चाहते हो। दैट्स वाई SSG गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर और SSG गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर यूपी SSSC का यूपी SSSC पेट का पूरा मैटर फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसको ज्वाइन करने के लिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप टेलीग्राम में नहीं हैं तो जरूर जाइए टेलीग्राम में SSG गुरुकुल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF के रूप में मैटर प्रोवाइड किए जाने पूरी तरह से फ्री। ठीक है, चलिए, मेरी क्लास होती है डेली रात के 7:30 बजे और इस 7:30 बजे वाली क्लास में हम लोग मिनिमम 4 से 5 DI पर बातें करते हैं। 4 से 5 DI का मतलब है 20 से 25 क्वेश्चंस आप डेली करते हैं। वो जो 4 DI होते हैं वो लाइन चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट या फिर टेबुलेशन किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, पहले से कुछ भी पता नहीं होता, क्लास में ही आपको आकर के पता चलता है कि कौन सी DI चल रही होती है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं से शुरू करते हैं। शुरुआत में आपको बड़ा सा इजी सा ये DI दिख रहा होगा, धीरे धीरे जैसे मैं आपको दिखा दूं आगे बढ़ते जाएंगे, आपके लिए ना इसका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए डिजाइन करके लाया हूं, बहुत ही खूबसूरत सा, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट यूज होगा उस DI में भी, तो उसको भी करेंगे। ठीक है, मतलब जितने लेवल का यूपी SSSC पेट एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकता है, हम लोग उन सभी लेवल पर बातें करेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं अभी से, यहीं से। ठीक है, आई होप प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग शेयर कर दिए होंगे और क्लास को लाइक भी कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कभी ऐसी DI आती है तो ऐसी DI से हमें सवाल को लगाने का जो हमारा तरीका है वो ये होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन को लगाने के लिए नंबर चाहिए, लेकिन ऐसे सवालों में DI में नंबर छिपे होते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के हमें जो डेटा चाहिए वो डेटा हम फिगर से उठाते हैं, चार्ट से उठाते हैं और सवाल को लगाते हैं। लेकिन अब चार्ट से कहाँ से नंबर उठाओगे, उसके लिए ये जो डायरेक्शन दिया गया उसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो आइए पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, फिगर देख लेते हैं, उसके बाद इसी सेम फिगर पर आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे धड़ाधड़। ठीक है, तेजी से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निर्देश में लिखा है, मतलब डायरेक्शन में लिखा है कि नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो 2008 से 2013 तक के वर्षों में एक स्कूल में उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या को दर्शाने वाला एक रेखा ग्राफ वो दिया गया है। मतलब यह है कि सन 2008 से लेकर के 2013 तक में एक स्कूल है, उस स्कूल के उच्च माध्यमिक परीक्षा में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए उनकी संख्या है 2008 में 110, 9 में 138, 10 में 145 ऐसे बच्चे उत्तीर्ण हुए। सवाल पर आ जाओ, जल्दी जल्दी लगाते खत्म करते हैं। सवाल कह रहा है कि वर्ष 2008 में, 9 में और 12 में उत्तीर्ण छात्रों का जो एवरेज वो लगभग कितना है। अच्छा, ऐसे सवाल में जो आपके पास में देख रहे हो कि कितना इजी है, इजी तो है, बट जो आपको आंसर दिया ना वो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट आगे पीछे है, मतलब आपको पूरा वैल्यू सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पर बातें हैं कैलकुलेशन को लेकर के, ये DI है बेस्ड कैलकुलेशन को लेकर के। आइए बात करते हैं हम लोग। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे योगफल निकालना होगा सबका और फिर कुल संख्या से भाग देना होगा। चूंकि बातें हो रही हैं केवल 2008, 9 और 10 के बारे में, 2008, 9 और 12 के बारे में, तो हम 8, 9 और 12 को ही जोड़ेंगे, बाकी किसी को जोड़ेंगे नहीं। जैसे 110, 138 और 12 में है 156। आइए जोड़ लेते हैं। 8 और 6 कितना हुआ, 14। 0 जोड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 बचेगा। 5, 3, 8, 1, 9, 1, 10। मेरे पास में 1 बचा, 1, 2, 3 और 1 बचेगा जो 4। 404 मेरे पास आंसर आया है 404 सम ऑफ ऑल नंबर का। अब आप मुझे एक बात और बता दो, ये बता दो कि जब एवरेज निकालूंगा तो कितने से भाग दूंगा। जितने को जोड़ रहा ना, तो मैं 3 नंबर को जोड़ रहा है इसलिए 3 से भाग देंगे। यहाँ पर आंसर मैच भी कराने के लिए कराते रहते हैं, बट आंसर जब अप्रॉक्सीमेट सब कुछ सेम आ रहा है तो बस भाग ही देना बनता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बचेगा 14, 3 4 जा 14, बचेगा 6, बचेगा 2 और भाग जाएगा 2 6 जा 18, 124.6 लिखा हुआ विकल्प संख्या डी में। बात समझ में आ रही? इजी ना? तो ये सवाल आपने भी कर लिया होगा। जितनी देर में निर्देश आपको बता रहा था, जितनी देर मैं क्लासेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा था, उतनी देर में आप लोगों ने ये सवाल कर लिया। क्यों, आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। ठीक है, दूसरे सवाल पर आ चुके हैं। जो भी पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ इस क्लास में और जो भी नए हैं उनको बता दो, यूपी SSSC पेट में जो आने वाली मैथ्स में DI है, इस पर हम लोग डेली बातें करते हैं रात के 7:30 बजे। तो इस टाइम को नोट डाउन कर लो और दिन भर चाहे जहां रहियो बस इस टाइम पर
इस टाइम पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट में मैथ्स जो आती है उसके लिए 7:30 बजे ठीक इसी टाइम पर आ जाया करिएगा एसएसजी गुरुकुल के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलो इस बार सवाल ये कह रहा कि 2008 से 2011 तक के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में वृद्धि लगभग कितनी है। हमको वृद्धि बतानी है और वो भी ये बतानी है कि लगभग कितनी है। मतलब लगभग का समझ रहे हो कि जो आंसर है वो लगभग ही है, अप्रॉक्सीमेट। तो पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा। आइए करके देखते हैं। देखो हमको बताना 2008 से 2011, ये 2011 है, तक उत्तीर्ण प्रतिशत 2008 में 110 थे और 11 में 170। बोलो कितना बढ़ा। आप कह देंगे सर जी 60 बढ़ा। मैंने कहा ठीक है भाई 60 बढ़ा तो है, बट किससे बढ़ रहा है? 110 से। 110 से 60 बढ़ने का मतलब मल्टीप्लाई 100 का करेंगे तो परसेंट बनेगा ना, 0 0 काट डालूंगा। और देखो 600/11 अगर मैं 11 से डिवाइड करूं, यहाँ ऑप्शन मैच भी कराते रहेंगे, आंसर मिल जाएगा। जैसे 11 5 जा 55, मेरे पास में 50 बचा। अब 11 से तो मैं 5 टाइम भाग दे नहीं पाऊंगा, तो 4 टाइम। 54 से रिलेटेड एक भी विकल्प दिख जाए तो उसी को टिक कर देते। ठीक है ना, बस इजी। चलो 54.5% इजी आंसर। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? हम जानते थे होने ही नहीं देंगे हम लोग मिलकर के। देख रहे हो DI तीसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन पर कितनी जल्दी आप लोगों ने इतने सवालों के आंसर करने सीख लिए। बहुत बढ़िया कर रहे हो। चलो इसको करके दिखाओ भाई। और जितने लोग लाइव हैं अभी भाई या फिर बाद में देख रहे हो, सभी लोगों से इतनी तो रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट कर ही सकते हो। आपके लिए इतनी मेहनत हो रही, सिर्फ इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हो कि सेशन को शेयर कर दिया करो अपने यार दोस्तों के पास, जो भी यूपी ट्रिपल एस सी वाले एग्जाम में बैठ रहे हैं उनके पास, भाई बहन दोस्त जो भी हैं सबके पास भेज दो। बता दो कि क्लास बहुत अच्छी चल रही है। समझ में आ रहा कि नहीं? चलो 2011 से 12 तक उत्तीर्ण छात्रों में प्रतिशत में लगभग कमी बता दो। क्या बता दो? कमी। तो मेरे को बताना है 11 और किसमें, 11 से 12 तक जो पास हुए स्टूडेंट हैं उनमें प्रतिशत में लगभग कमी। देखो 170 पास हो रहे थे, यहाँ 156 है। कितने घटे? तो मेरे को लगा कि 14 घट गए। ठीक है, अब जो 14 घटे हैं वो घटे किससे हैं? 170 से। मल्टीप्लाई करूंगा 100 का तो परसेंट बनेगा। बताइए 4 ठो विकल्प हैं, अप्रॉक्सीमेट 80 पास हैं लगभग। करके दिखा सकते हो आप लोग। 17 × 5 = 85 तो भाग जाएगा नहीं, मतलब ये खत्म है। और आगे भाग दे करके देखते हैं। ये मैं 0 से 0 काट डालूंगा। मेरे पास में आंसर आया 140 और 140 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 17 से, यहाँ पर आंसर भी मेरे को मैच कराते रहना है। 82 82 82 है। हमें तीसरे स्टेप में जा करके पता चलेगा कि कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है। तो मतलब भाग देना ही बनता है और कुछ हम नहीं अप्लाई कर सकते यहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए भाग दीजिए। 17 8 जा, मेरे पास आंसर आया 136। मेरे पास बचा 4। अब अगर मैं डेसिमल लगाऊं 0 बढ़ाऊं तो 17 का 2 गुना 34। इतना तो समझ में आ गया था। मेरे पास क्या बचा है? 6। क्या बचा है? 6। अब 6 में 0 बढ़ाऊंगा, अगर मैं काट डालना चाहता हूं तो 17 3 51, 3 बार मैं भाग दे सकता था। 3 लिखो नहीं है तो हम क्या टिक कर देंगे? 8.24 अप्रॉक्सीमेट। 8.24 अप्रॉक्सीमेट, लगभग। बात समझ में आ रही? इसलिए 4, इसलिए 2 नहीं, क्योंकि हम आगे भी भाग दे सकते थे। यहाँ पे कुछ ना कुछ बच रहा था, 9 बच रहा था, और भी आगे भाग देते और आगे डिवाइड करते तो ये वैल्यू बढ़ती जाती, इसलिए हमने 4 मान लिया है। बस इजी बात, खत्म बात। 10 मिनट 8 मिनट हुआ है। चौथे सवाल पर आ गए हो। सोच लो कितनी तेजी से कर रहे हो आप लोग, बहुत तेजी से कर रहे हो डिवाइड। चलो भाई 2001 से लेकर के 2005 तक रिजर्व ए में हाथियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ओह, हम लोग तो दूसरे वाले पर आ गए क्या? अच्छा उस पर 3 ही सवाल थे। कोई बात नहीं, उस पर 3 थे, हो सकता है 1-2 जंप करके इधर उधर चले गए हों, या फिर हो सकता है नहीं है हो। हम लोग नए DI पर आते हैं, वो इजी था, हम लोग कठिन वाले करते हैं। चलो यहाँ पर पहले हमको समझना है कि जो डेटा दिया गया वो डेटा कैसा है। ठीक है बेटा, डेटा कैसा है और देखते हैं। देखो डेटा जो दिया गया, 6 वर्षों के दौरान 2 रिजर्व हैं। रिजर्व मीन्स अभ्यारण्य। ठीक है, तो 2 अभ्यारण्य हैं जहां पर A और B हैं। देश X में हाथियों की संख्या से संबंधित डेटा ये दिया गया। ठीक है, हाथियों से संबंधित डेटा है। और इस डेटा में क्या बोला गया कि जो A है और जो B है, जो A है B है, A एक टाइप का अभ्यारण्य है, B एक दूसरे टाइप का अभ्यारण्य है जहां पर हाथी हैं। हाथियों की संख्या के बारे में अगर मैं और आप बात करें तो नीला वाला जो लाइन है वो दिखा रहा है कि नीले वाले अभ्यारण्य में 2001 में 32 हाथी थे, 2002 में 42 हाथी हो गए, 3 में 36 हाथी हो गए। नीली वाली लाइन नीचे है।
4 में 44 है, 5 में 52 है और 6 में बढ़ के हो गई है 96 हाथियों की संख्या। ऐसे ही हमें बी में मिला है। ये हो गया लाइन ग्राफ जहां पर हमें डेटा मिल रहा। अब बेटा हमें क्या करना है, सवाल लगाना है। चलो सवाल लगाना शुरू करते हैं। 2001 से 2005 तक रिजर्व ए में हाथियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? चलो 2001 से लेकर के 2005 तक, 1 to 5, 6 को नहीं लेना, 1 से 5 तक रिजर्व ए में। अच्छा केवल ये बताना, सबको थोड़ी देखना। रिजर्व ए के बारे में बात हो रही। रिजर्व ए नीले रंग से था, ब्लू कलर से था। ब्लू कलर से यहाँ पर तो 32 दिख रहा और 2005 में मेरे को दिख रहा है 52। और बतलाना है कि ये कितने प्रतिशत लगभग वृद्धि हुई है। मेरे को बताओ, 32 से कोई 52 हो जा रहा है, सीधा सा मतलब 20 बढ़ रहा ना। अब जो 20 बढ़ रहा है वो बढ़ रहा किससे? 32 से है। मल्टीप्लाई करूंगा 100 का तो प्रतिशत बनेगा ना, बस इजी। मैं काट डालूं अगर इसको 4 से 5 बार में तो 4 8 32। ऊपर मेरे पास मिला है 800, नीचे मेरे पास में है 8, 500 नीचे 8। 8 से मैं काट डालूं, 8 छक 48, 6 इसमें नहीं है, बाकी सब में इसमें नहीं। 8 छक 48 हुआ, 20 बचा, 8 दूना 16 और 62 से स्टार्टिंग कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में। पूरा भाग दोगे ना तो भी यही चीज आएगी, 62.5%। बतलाइए हाउ तेज यू आर। कितना इजी सवाल और कितना बेहतरीन ढंग से आप सवालों को कर रहे हो। बात समझ में आ रही है तो प्लीज बताइए, नहीं समझ में आ रही है तो जानते हैं तो भी बताइए, ठीक है। चलो चलो भाई जे करके दिखाओ। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2001, 3, 5 और 6 के दौरान रिजर्व बी में हाथियों की एवरेज संख्या क्या थी? 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6। मेरे को 1 उठाना है, 2 नहीं उठाना, 3 उठाना, 4 के बारे में बात नहीं करनी, 5 और 6 लेनी है। रिजर्व बी में हाथियों की संख्या बतलानी है। तो रिजर्व जो बी है ये है ऑरेंज कलर से। किस कलर से? ऑरेंज। अब मैं देख रहा हूं कि ऑरेंज यहां पर है 18, यहां पर नहीं लेना। 3 में ऑरेंज ऊपर वाली लाइन थी जो कि दिख रही 42, 42। 5 में ऑरेंज 64 है और यहां पर है 80। ठीक है भैया। और अगर मुझे इसका एवरेज बताना तो मैं सबको पहले जोड़ूंगा फिर सबको काट डालूंगा कुल नंबर से। तो अगर मैं जोड़ता हूं 42 और 18 मिलकर के 60, 60 और 80 अगर मिल जाएं तो हो जाएगा 140। 140 में अगर मैं पास 64 जोड़ लूं, 140 में अगर मैं 64 जोड़ लूंगा तो हो जाएगा 204। योगफल हो गया 204। अभी मुझे क्या करना? एवरेज निकालने के 1, 2, 3, 4। हमने 4 वर्षों में जोड़ा था तो इसलिए हम 4 से भाग देंगे और औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कई सारे डीआईज में, कई सारी क्लासेस में आपने यही पढ़ा है, तो जब यही पढ़ा तो यही पढ़ते भी हैं। चलो 4 से अगर मैं काट डालूंगा, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, वी गेट आंसर इज राइट आंसर इज 51। विकल्प संख्या हो जाता है मेरे पास में सी। क्लियर? कह दो हाँ से यस। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला आपके लिए वाओ, अब मिला मुझे बहुत बड़ा सवाल जिसको देखने से लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन अभी जब कैलकुलेट करोगे ना तो बहुत जल्दी आंसर देगा। चलो बताएं भाई, हम और आप मिलकर के इसका आंसर बतला दें। देखो देखो मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो ना। 2002 में रिजर्व ए में और बी में हाथियों की कुल संख्या से केवल 40% अफ्रीकी हाथी थे। यहाँ पर हाथियों की कुल संख्या रिजर्व ए एम बी में है, बट कुछ हाथी अफ्रीकी भी उसमें रखे थे। तो 2 में ए और बी में जो बातें हो रही वो कह रही कि 40% हाथी अफ्रीकी थे, और 2004 में ए बी में हाथियों की कुल संख्या का केवल 65% अफ्रीकी हाथी थे। तो 4 में ए बी में मिलाकर अफ्रीकी हाथियों की कुल संख्या और 2 में रिजर्व ए और बी में मिलाकर अफ्रीकी हाथियों की संख्या के बीच में अंतर बताना है।
बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ऐसे सवालों को जब हम लोग देखते हैं तो मन तो करता है कि बहुत बड़ा है ना पढ़ें, बट जब पढ़ लेते हैं तो मन करता है बहुत आसान है, लाओ लगा लेते हैं, तो आज लगाते हैं। कुछ करना नहीं, अफ्रीकी हाथी की संख्या में डिफरेंसेस बताना है, अंतर बताना है। आओ जोड़ता हूं मैं। ए बी दोनों के बारे में बातें करनी है, 2002 में और 2004 में, इन्हीं दोनों में। तो 2002 में कुल हाथी 28 और 42 मिलकर के 70 हाथी थे। 2004 में दिख रहा है 54 और 56 100 हाथी थे। तो इन हाथियों का 40% अफ्रीकी हैं, तो 40/100, और इन हाथियों का 65% हाथी हैं, तो बस इसका 65। काटूंगा जोड़ूंगा लगा लूंगा, 7 चौके 28 है और उत्थे 65 था, तो 8 5 13, 3 कहीं दिख जाए तुम्हें विकल्प में लगा दो इसे, सी विकल्प करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 8 5 13, नहीं, अरे गलत हो जाएगा, गलत। हमको जोड़ना थोड़ी था, हमको ना डिफरेंस लेना। इन दोनों में अंतर ले लो। 65 से अगर हम 28 घटाते हैं तो 15 से 8 घटा के मेरे को 7 मिलेगा, और यहाँ पर 5 से 2 घटा करके 3 मिलेगा। ठीक है, 37 विकल्प संख्या लिखा है ए में लिखा है। ठीक है भैया। तो आपने बहुत ही कम टाइम में लगभग दूसरी डीआई के भी आधे सवाल कर दिए हैं, और इसका मतलब है कि हम लोग बहुत स्पीड में चल रहे हैं। तो स्पीड में चलने का मतलब क्या कि ज़्यादा सवाल हो जाएंगे, है कि नहीं। चलो इसको करके दिखाओ। सेम डीआई पर हम लोग अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं। क्वेश्चन इस बार ये कह रहा है कि 2003 और 6 में एक साथ रिजर्व जो ए है, मतलब नीली वाली लाइन, उसमें हाथियों की कुल संख्या, और 2005 और 6 में रिजर्व बी में हाथियों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। ओके, कोई इश्यू तो नहीं है। एक तो मैंने बताना है 2003 और 6 का, 3 और 6 का, इन दोनों को, और एक बताना है 5 और 6 का, इन दोनों को। ठीक है, लेकिन जब 3 और 6 की में बात करेंगे तो बात करेंगे ए के लिए, 5 6 में बी के लिए। तो पहले हम नीले वाले को जोड़ते हैं। 2003 में नीले वाली लाइन नीचे थी, मतलब 36 दिख रहा है, और 2006 में कितना थी नीले वाली लाइन, 96। तो जो नीले कलर से था, ए में था, वो था 96 + 36। ठीक है, और जो बी के बारे में बात हो रही है, बी के बारे में बात होगी 5 में 6 में। तो 5 में बी जो था ये था 64, और 6 में जो था वो था 80। अब क्या करना बोलो, डिफरेंस बताना, क्या बताना, अनुपात। तो इन दोनों में रेशियो बता दो, 6 और 6 वहीं पर लगा लो या इधर लगा लो, जगह तो बहुत सारी है हमारे पास, कहीं पर भी लगा सकते हैं। 6 6 12, 9 3 11, 9 3 12, 1 13, 132 अनुपात, ये जोड़ोगे 144। अब 132 और 144 में रेशियो काट डालो, केवल आंसर मेरे को दिख रहा, दोनों नंबर 12 से कटेंगे, 12 एकम 12, एकम 12, 12 एकम 12, दूना 12। ठीक, 12 एकम 12 और दूना 44 था, बाद में 24। ठीक है, तो 11:12 विकल्प संख्या सी। ठीक है ना, अच्छे से होते जा रहे सवाल हमारे, है कि नहीं, क्योंकि सवाल तो इजी है ही, बट आप उससे भी तेजी से इजी तरीके से लगा दे रहे हो, है ना। इसलिए तो सवाल बहुत बढ़िया होता जा रहा है। चलो, शायद आखिरी सवाल पर हैं हम लोग इस डीआई के। यस, हम लोग इस वाले डीआई के लास्ट क्वेश्चन में, एकदम आखिरी सवाल पे हैं हम लोग। ठीक है, चलो करके दिखाओ। 2006 से 7 तक रिजर्व ए में हाथियों की संख्या में 25% की कमी आई। 6 से 7 में, 6 तक तो दिया है, 7 का हो सकता है निकालना हो मुझे। ठीक है, तो इसलिए बोला सवाल के लिए। 2006 में 7 तक रिजर्व ए में हाथियों की संख्या में 25% की कमी आई, और रिजर्व बी में हाथियों की संख्या में 2006 से 7 में 15% की वृद्धि हुई। तो कह रहा कि 2007 में ए और बी की कुल संख्या, अच्छा सवाल है, 6 में जितने भी हैं ना वो आगे जाकर के घट रहे या बढ़ रहे हैं। तो 7 में अगर मैं देखूं तो जो ए है ना 96 था, और जो बी ना वो है 80। समझो, तो जो 96 है ए वाला ये 2006 में था, और 80 जो है 2006 में था बी वाला। ठीक है, अब देखो 96 जो था ए वाला ये घट रहा है,
ए वाला घट रहा 25%, तो इसका बचेगी वैल्यू कितनी 75%, है ना इजी। और अगर कोई 80 था 15% हम उसको बढ़ा रहे हैं तो वो 115% हो जा रहा है। बस इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे, लगा लेंगे, बट जोड़ने से पहले काटेंगे। काटो गोलो लगा लो। देखो 25 का 3 टाइम्स 75, 4 गुना 100 होगा। इधर मैं जोड़ घट काट रहा 0 से 0, 4 का 2 गुना ना 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 5 से काट डालूंगा 5 दूना 10 या 15, 23 का 4 गुना होगा, 23 का 4 गुना, 23 का 4 गुना, सही है ना, 2 चौके 8, यस, 4 12, 4 दूना 8 92। और इधर मैं देख रहा हूँ 4 से मैं काटो 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 गुने 3 72, 172 प्लस 92, 2 2 4 और 9 7 16, 164 मेरे पास आ रहा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा 164, है ना आसान सवाल। नहीं ऐसे नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूं, मतलब बताओ आ रहा समझ में। तो ये आखिरी सवाल था दूसरे वाले डीआई का। अभी हम लोग आ रहे हैं थर्ड डीआई पर, आज की क्लास के तीसरे डीआई पर पहुंच रहे हैं हम, और हम लोग मतलब पहुंच ही गए। चलो, बड़ा खूबसूरत सा डीआई है, बार ग्राफ है, इसको अच्छे से देखो बार ग्राफ को, और इसका डायरेक्शन पढ़ लो, और फिर इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस होंगे जिनको जल्दी जल्दी लगाना है। याद रखिएगा ये सवाल जो है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से लिया गया सवाल है, जो इसमें बना डीआई के रूप में। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो बेसिक्स है वो आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो अभी हम लोग सवाल में देख लेंगे कि कैसे उसकी बेसिक्स का हम यहाँ पर यूज कर सकते थे। बट पहले समझते हैं क्या कह रहा डीआई। देखो इधर कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हैं, हम डायरेक्शन पढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित जानकारी के आधार पर हमें आंसर देना है। तो निम्नलिखित बार ग्राफ, बार आरेख क्रमशः 2006, 7 और 8 के दौरान 5 कंपनियां ABCD और E के प्रतिशत लाभ को दिखाती है। यहां पर जो डेटा लिखे हैं 10 20 40, 20 18 20, 30 20 10 ऐसा वाली ले लो, ये ना ये प्रॉफिट परसेंट है, लाभ प्रतिशत है। 5 कंपनी है ABCD E, वो पांचों यहां पर दिख रही हैं। अच्छा दिख रहा नीले रंग से जो है ना वो 2006 सन के लिए है, ऑरेंज वाला 2007 के लिए है, और जो ग्रे है वो 2008 के लिए है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि लाभ तो तब होगा जब कुछ वस्तुएं खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी। बात समझ में रहे हो? तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे हमें लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं है तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसी पर बेस्ड कुछ सवाल यहाँ पर बनेंगे। जैसे पहला सवाल ये क्या कह रहा है कि यदि वर्ष 2006 में कंपनी ए का लाभ 20 लाख रुपया था तो 2008 में कंपनी ए का लाभ कितना था, ये पूछ रहा है। 2006 में ए का लाभ है 20 लाख रुपया, तो वर्ष 2008 में कंपनी का लाभ कितना होगा। ध्यान से समझ के बताइए इस सवाल को, और कोई दिक्कत हो कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप कुछ भी आंसर कर रहे हो तो सवाल हो जाएगा गलत, मतलब इनमें से तीनों ऑप्शन में से कुछ भी बता रहे हो तो सवाल का आंसर हो जाएगा गलत। देखिए 2006 में कंपनी ए का लाभ 20 लाख रुपया है, बात समझो। 6 मतलब ये नीले वाले कलर से यहाँ पे दिख रहा नीले वाला मुझे क्या 10, मतलब 10 ए में कंपनी ए, और मुझे बताना 2008 में, 2008 ग्रे कलर से था, यहाँ 40% हो रहा। तो जब 2006 में नीले रंग वाले में उसको 10% का लाभ हो रहा था जो कि था 20 लाख रुपया, 2008 में 40% का लाभ हो रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि 20% बढ़ा दोगे जा करके, ठीक है। जो कंपनी ए होगी उसका हर वर्ष क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, अलग अलग, ठीक है। जब तक आप किसी वस्तु का क्रय मूल्य नहीं बता पाओगे तब तक आप उस वस्तु का विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट कैसे बता पाओगे। इस सवाल के लिए, इस सवाल को लगाने के लिए जो हमारे पास डेटा चाहिए था वो सफिशिएंट नहीं है, सो आंसर हो जाएगा डेटा अपर्याप्त, ठीक है। ऐसा ही कुछ एक सवाल और आपको दिखेगा यहाँ पर, देखिए इसको देखिए, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा कि कैसे सवालों को आप लगा सकते हो। कुछ डाउट होगा ना मन में, मैं जानता हूं कुछ डाउट होगा, वो डाउट अभी दूर होगा जैसे 1-2 सवाल आप करोगे। देखो वर्ष 2006, 7 और 8 में अगर कंपनी सी के व्यय के बारे में बात करें
व्यय का मतलब खर्च है और खर्च का मतलब हो जाएगा सीपी से। ठीक है, एक सवाल आएगा यहां पर, आपको दिखाऊंगा मैं, या मेरे ख्याल से होगा 1 मिनट, नहीं इसमें नहीं है। देखिए जो व्यय है, व्यय का मतलब आप समझेंगे, ये तो सवाल हो गया था, व्यय का मतलब समझेंगे आप सीपी से। ठीक है, और आय का मतलब इनकम का मतलब समझेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से हमें आय होगी, कॉस्ट प्राइस पर हम व्यय कर रहे हैं, कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो हम सामान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि 6, 7 और 8 में कंपनी सी के व्यय का जो अनुपात है 2, 3, 4 का अनुपात था, तो इन 3 वर्षों के दौरान लाभ का अनुपात क्या था? 6, 7, 8। देखो इसको मैं बता सकता हूं अच्छे से आंसर, पूछो क्यों? क्योंकि मुझे सीपी में रेशियो पता चल गया, सीपी में रेशियो पता चल गया, 2:2, 3:2, 4 का रेशियो। ये है आय में, किसमें? ये जो रेशियो है ये है उनका सीपी में रेशियो, कॉस्ट प्राइस में। अगर कॉस्ट प्राइस में अनुपात पता चल गया, ए बाबू कॉस्ट प्राइस में रेशियो पता चल गया, तो इन 3 वर्षों के दौरान आप क्या कंपनी सी का लाभ परसेंट ऐड करके वैल्यू नहीं बता सकते? बता सकते हो। देखो कैसे, 2 का अगर उसने खरीदा, बात समझिए, 2006 में, सी के बारे में बात हो रही है, 2006 में सी में कंपनी 30% का लाभ उठा रही थी, तो इसका मतलब वो 130% पर बेचेगी, अनुपात लगा लो। 3 का अगर वो खरीद रही थी 2007 में, तो 20% के लाभ पर बेच रही थी, 120% पर। अगर वो कंपनी किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीद रही थी, तो 2008 में 4 में खरीदी, तो 10% के लाभ पर बेच रही थी, 110% पर बेच रही थी। इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा उनमें रेशियो, जो रेशियो किस में दिखाएगा? उनके लाभ में रेशियो। ठीक है, और यही चीज हमें इसके पहले सवाल में नहीं पता थी कि किस सन में कितने का उसने व्यय किया या आय किया, दैट्स वाई वहां पर डाटा अपर्याप्त आया था आंसर, और इसमें क्या है, हमें आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो चलो, प्रतिशत 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 0 0 0 काट डाला मैंने, 2 से मैं उड़ाऊं इसको तो 2 छक 12 है, और ये 2 दूना 4 है, तो मेरे पास में आंसर 13 मिला, इधर मिला 3 छक 18, और इधर 11 दूना 22। मेरे पास आंसर है 13:18:22 विकल्प संख्या से। क्या समझ में आया या समझ में नहीं आया, बताइए। ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आएगा और वहां पर सवाल में व्यय लिखा होगा, तो उसका मतलब सीपी समझना, अदरवाइज वो सवाल में दे देंगे, यहां हो सकता नहीं लिखा, व्यय क्या है, सीपी है या एसपी, ये समझने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, एक सवाल था जिसमें ये बताया गया, एक सवाल था जिसमें ये लिखा था, ये लिखा था कि प्रतिशत लाभ, ऐसे लिखा था सवाल में, एक निर्देश और लिखा था, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज इक्वल टू इनकम, और लिखा था एक्सपेंडिचर, ऐसा लिखा था, और डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर। और मल्टीप्लाई विद 100, इनमें डिफरेंस था। अब ये वाला तो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट बन रहा, जानते हो क्या? ये निर्देश ऐसे सवालों में एक जगह लिखे भी होता है कि प्रतिशत लाभ का ये मतलब है कि हम व्यय और आय में अंतर ले लें और व्यय से भाग दे करके 100 का गुणा करें। अरे ये सेम प्रॉफिट लॉस का सवाल, अरे प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट बताते थे, तो कैसे बताते थे? सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस लेते थे और हमेशा नीचे रखते थे कॉस्ट प्राइस, तब मल्टीप्लाई 100 का करके आते थे। तो इसका मतलब है कि जो व्यय है वो सीपी के लिए होगा, जो इनकम है वो सेलिंग प्राइस के लिए होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। इस पर आते हैं अगले वाले पर।
देखो कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो बढ़िया से बताना कि कहीं डाटा अपर्याप्त तो नहीं है, और अगर आंसर हम ला सकते हैं तो इनमें से कौन सा आंसर होगा हमारे पास में। चलो करके दिखाओ। वर्ष 2008 में प्राप्त कुल लाभ किस कंपनी के लिए सबसे अधिक था? वर्ष 2008 से प्राप्त कुल जो लाभ है किस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा था? आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? आप नहीं समझ पा रहे हो? इस डीआई में परसेंटेज लाभ दिखाए गए हैं। तो अगर मेरे पास में मैं एग्जाम्पल के लिए ए मान लेता हूं तो ए 2006 में 10% लाभ कमा रहा था, 7 में 20% लाभ कमा रहा था, 8 में 40% लाभ कमा रहा था, लेकिन कितने का कहीं पता है? इस सवाल में नहीं पता। तो जब पता ही नहीं है कि कितने का कौन कितना लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब है कि हम इस सवाल में आंसर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कौन सबसे ज्यादा कमा रहा है प्रतिशत में पूछता तो बता सकते थे, प्रतिशत नहीं लाभ वैल्यू में पूछा है ABC वगैरह। तो जब तक हमें नहीं पता होगा कि कौन कितना लगा रहा है तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि कौन कितना कमा रहा है। इजी। ओके थैंक यू। अगले सवाल पर आ जाओ। जे करके दिखाओ, सेम ग्राफ पर है। यदि वर्ष 2006, 7 और 8 में कंपनी ई का लाभ समान था तो उन वर्षों में व्यय का अनुपात क्या था? लाभ समान था, व्यय का रेशियो पूछा है। बढ़िया पूछा, मतलब वाकई भाई साहब बहुत बढ़िया पूछा, मतलब बहुत ही बढ़िया। मतलब चलो मतलब बताओ भाई। लाभ समान था तो उन वर्षों में व्यय का अनुपात क्या था? एकदम लल्लन टाप और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कह सकते हो। देखो कैसे, मैं आपको बतलाता हूँ। हमने माना कि जो व्यय है वो सीपी तो था ही, तो हमने मान लिया कि उनकी सीपी ना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये मैंने सीपी माना। अब देखो कह रहा कि कंपनी ई 6, 7, 8 में इक्वल प्रॉफिट कमा रहा था। कंपनी ई 6, 7, 8 में इक्वल प्रॉफिट कमाने का मतलब है 8, 18%, 16% और जो 12% ये प्रॉफिट में इक्वल थे। मतलब समझ रहे हो? पहले का अगर मैं 18% निकाल लूं, दूसरे का अगर मैं 16% निकाल लूं और तीसरे 2008 वाले का अगर मैं 12% निकाल लूं तो सवाल कह रहा है कि ये सब बराबर थे। क्या कह रहा है? बराबर। ये जो फर्स्ट, सेकेंड, मैंने थर्ड लिखा, ये क्या है? ये उनके इनकम थे। पहले 2006 में उसने, सॉरी व्यय था, एक्सपेंडिचर मतलब सीपी। 2006 में पहले की जो सीपी पहला है, दूसरे की सीपी, तीसरे की सीपी, उनका हम प्रॉफिट देख रहे हैं तो इक्वल आया था। पेन गिर गया, मन तो कर रहा कि मतलब बन जाऊं, लेकिन पढ़ाना है तुम लोग को तो बनना नहीं पड़ेगा भाई साहब, उठाना पड़ेगा। देखो अगर मैं कर लूं ये मैं काट डालूं, अभी किससे कट रहा है? ये 2 से, दोनों 18, 2 8 16, 2 6 12। देखो 9 इंटू फर्स्ट है पहले का, या फिर ऐसा भी कर सकता हूं मैं, फर्स्ट का 9 हिस्सा बराबर में सेकंड का 8वां हिस्सा और बराबर में तीसरे वाले नंबर का 6th हिस्सा। अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा। देखो भाई, एक सवाल आता है रेशियो का कि यदि 2a इज इक्वल 3b इज इक्वल 4c या 5c देन, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बता दो। एक ये सवाल आता है, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को मेरे को लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा? अगर मेरे को लगाना तो एक बेसिक मेथड क्या कहता है वो समझ लो, फिर जुगाड़ भी समझ लो। बेसिक कहता है कि जब ये तीनों चीजें आपस में बराबर में थी ही तो क्यों ना हम इनको बराबर में एक स्पेशल वैल्यू के मान ले। जैसे 2a इज इक्वल 3b इज इक्वल 5c, तो इक्वल में मैं x मान लूँ ना, बस। अब देखो ना, अगर 2a इज इक्वल x है, 3b इज इक्वल x है, 5 टाइम्स c इज इक्वल x है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? x/2, b बराबर क्या हो जाएगा? x/3, c बराबर क्या हो जाएगा? x/5। ठीक है,
तो जब मेरे को बताना था A इज टू B इज टू C, ये हमने इसीलिए किया है, इसीलिए कि जब चारों बराबर थे तो मैं फर्स्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट सबको कोई दो को उठा के सॉल्व कर सकता हूँ। A अनुपात B अनुपात C बतलाने के लिए कि हमें A B C का मान मिल जाए तभी बता सकते हैं, तभी इसीलिए माना था हमने इसको x के बराबर। A की वैल्यू x/2, B की वैल्यू x/3, C की वैल्यू x/5 है। जो सिमिलर होते हैं, सेम रेशियोज बनाते समय उनको हम लोग काट डालते हैं, मतलब हटा देते हैं, मतलब कुल मिला के, मतलब समझ रहे हो मैं मतलब? बहुत बढ़िया। तो मतलब ये तो हो गया, मतलब अब इसके आगे बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर में 2 3 5 है, इसका हम लोग लेंगे एलसीएम, ऊपर भले ही बन रहे तो वो एलसीएम हो जाएगा बाबूजी। 5 या 15 दोनों 30, और ऊपर मैं देख रहा हूँ 2 गुने 15 तब 30, यहाँ मैं देख रहा हूँ 10 या 30, यहाँ मैं देख 5 6 30। ऐसे नंबर्स में जब हम निकाल रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो डिनोमिनेटर में कोई सीन नहीं रह जाता, मतलब आंसर मेरे पास में बच जाता है A अनुपात B अनुपात C बराबर 15 इज टू 10 इज टू 6। अब ये जो मैंने बताया ये है बेसिक तरीका, ठीक है। कुछ लोगों को आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा अरे सर जी क्या बता रहे हैं बाबूजी, ये है होम्योपैथिक इलाज। जो इधर देखे हो ये होम्योपैथिक है ऐसे सवाल का। अंग्रेजी इधर देखो, अंग्रेजी समझना ना। तो हमने देखा, एक बात देखा कि जब हमको ऐसा नंबर मिला और मेरे को पता रहा कि A अनुपात B अनुपात C बता दो, तो अरे हम तो उसी वाले नंबर का ना विलोमानुपात निकाल रहे हैं, इनवर्स रेशियो निकाल रहे हैं आंसर के लिए। इनवर्स रेशियो ही तो निकाला तभी तो आंसर आया। अब अगर मैं इनवर्स रेशियो ला करके इसका आंसर बता रहा हूँ तो क्या आप नहीं बता पाओगे? ऐसे कि जहाँ पे A है, A की जगह पे हम बाकी दोनों का गुणा कर लें, इसको छोड़े बाकी दोनों का 3 × 5 कर लें अनुपात। B जहाँ पे है ना, इधर मैं इधर लिख दूँ ताकि तुम्हें अगले स्टेप में समझ में आ जाए, ठीक है। देखो मैं से पूछा A इज टू B इज टू C बताओ, तो A वाले पोजीशन पे हम बाकी दोनों का गुणा कर लें 3 गुने 5, B वाली पोजीशन पे बाकी दोनों का कर लें 2 × 5, C वाली पोजीशन पे बाकी दोनों का 2 × 3। तो मेरे को मिला 15 इज टू 10 इज टू कितना 6, और यही तो आंसर भी आ रहा था। तो वही वाला काम आपको ना यहाँ पे कर लेना है, जुगाड़ बना देना है। अगर मुझे बताना हुआ फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड, पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा बनाना हुआ तो 9 की पोजीशन पे मैं बाकी दोनों का गुणा कर लूंगा, 8 गुने 6 8 6 48, ठीक है। अनुपात दूसरे वाली पोजीशन पे बाकी दोनों का गुणा कर लूंगा, 9 × 6 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाली पोजीशन पर इन दोनों का, किसका, 9 का और 8 का, जो डिवाइड हो रहा वो डिवाइड कर दो, इनमें से तुम्हें एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। बताओ, जैसे मैं कह रहा हूं कि ऐसे कर लो। देखो 3 का 3 गुना 9 होता है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 खत्म, 2 दूना 2 2 2 से ये खत्म। अब मेरे पास आंसर बचा 8 अनुपात 9 अनुपात, वो उधर क्या बचा है 12। 8 अनुपात 9 अनुपात 12 विकल्प संख्या सी दिख रहा, नहीं दिख रहा अगर आपको तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 8 इज टू 9 इज टू 12, 8 इज टू 9 इज टू 12। हाउ स्वीट, हाउ तेज यू आर, हाउ, बहुत बढ़िया, वाओ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देखिए अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा अगला तो ये था ही, अच्छा अगला तो वही है ही। अगले सवाल पर, 2006 में कंपनी ए का निवेश क्रमशः 3x, 2008 में रुपये 7x था। यदि 6 7 8 में कंपनी ए का निवेश, 6 7 8 में कंपनी ए का निवेश अंक गणितीय प्रगति में था, तो 6 और 7 में कंपनी के लाभ का अनुपात क्या था? वाह बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो चलो भाई जल्दी बता दो सभी लोग। अभी इसके बाद में मेरे पास में आप सबके लिए एक अन्य डीआई भी है, ठीक है, एक और डीआई भी है, उनको भी करना है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको समझा देता हूँ 1 2 सवाल, इसके बाद वाला आप कर लीजिएगा, और इस वाले सवाल को मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क के रूप में। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ पर बताएंगे? कमेंट बॉक्स में।
इसी वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मतलब आफ्टर क्लास, अभी नहीं, क्लास हो जाएगी उसके बाद में इसी वाली वीडियो पर आना, उसका आंसर बता देना। मैं हट जाता हूँ, जरा स्क्रीनशॉट ले लो, बस मैं अगले वाले DI पर आ जाता हूँ, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और अगले सवाल पर मैं आ जाता हूँ, ठीक है। चलो इस वाले का डायरेक्शन पढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं और इसके बाद के सवालों को आप हैंडल करते रहिएगा, मतलब कर लीजिएगा। देखिए नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना और आंसर देना है। वर्षों से एक कंपनी द्वारा निर्मित बेचे गए कच्चे माल की इकाइयां करोड़ में है। 2007 से 2011 तक दे रखा है। नीला वाला मैन्युफैक्चर्ड है और लाल वाला है, मतलब ऑरेंज वाला सोल्ड, बिक गई वाली। तो कुछ होंगी जो बचेंगी भी, ठीक है। अब लिखा है कि इन वर्षों में बेची और निर्मित इकाइयों की औसत संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जो बनी है, मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं, उनका एवरेज, और जो बेची गई हैं उनका एवरेज। एवरेज निकाल करके मुझे डिफरेंस लेना है। ऐसे सवालों में मैंने आपको कई बार बताया है कि जब डिफरेंस की बारे में बात होगी तो हम डिफरेंस के बारे में बात करते वक्त क्या करेंगे, अंतर लेते वक्त क्या करेंगे, अंतर लेते वक्त हम लोग ये करेंगे कि एवरेज नहीं निकालेंगे, पहले हम लोग योगफल निकालेंगे, फिर डिफरेंस ले लेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो आइए अगर हम देखते हैं M फॉर मैन्युफैक्चर्ड और S फॉर सोल्ड, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर्ड में 4 पॉइंट ना, वो तो नीले से है, ठीक है। देखो 3.5, आगे बढ़ूँ मैं 4 है, आगे बढ़ूँ मैं 5 है, और आगे बढ़ूँ मैं 3 है, फिर और आगे बढ़ूँगा तो 5.5 है। अरे जोड़ लेंगे ऐसे भी तो आप, 3.5, 5.5 हो गया 9, 5 और 9, 9 18 और 3 21, टोटल आ गया 21। मैं इधर देख रहा हूँ किसको, सोल्ड वाले को, तो इसमें 4.5 आया था, फिर 5 को जोड़ना था, फिर 5.5 को जोड़ना है, फिर 5 को जोड़ना है, देन 6 को जोड़ना। 5.5 4.5 मिलकर के हो गया 10, 5 पर 10 10 20 और 6 26। इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो क्या आप नहीं बता पाओगे? इन दोनों में जो अंतर है वो है 5 का, और अगर मेरे को अब एवरेज बताना था तो एवरेज 1 2 3 4 5 है। मेरे को 5 का एवरेज बताने के लिए 5 से भाग देना होगा, बस आंसर आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा औसत। इतने का तो हमने अंतर देखा, ये अंतर था, और ये क्या है, ये औसत है। तो मेरे को दिखा 1, और 1 ये किस में है, ये 1 CR है, करोड़ में है, ठीक है। करोड़ में देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 को ज्यादा हो रहा है, इससे एक कम यहाँ पे है, विकल्प संख्या डी, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, भाई ठीक है। अगले सवाल पर आ जाओ। 2007 और 9 में मिलाकर बेची और निर्मित इकाइयों का जो 2008 और 11 में मिलाकर अनुपात है वो कितना है? 7 और 9 में मिलाकर बेची और निर्मित इकाइयों का 8 और 11 में मिलाकर अनुपात कितना है? सात 8 में मुझे दोनों को जोड़ना है, और फिर 7 और 9 में जोड़ना है, और फिर मुझे जोड़ना है 7 में जोड़ना है, 9 में जोड़ना है, और फिर मुझे ऐड करना है 8 और 11 में, इन दोनों में, और फिर बता देना है रेशियो। तो मैं इधर जोड़ रहा हूँ, इधर हो गया 4.5, 3.5 मतलब 8, मैं इसमें जोड़ूँ तो इसमें हो गया 9, इधर जोड़ रहा हूँ, ये आ रहा है 9 5 5 10, 10.5 इन दोनों को, और 11 में देख रहा हूँ तो आ रहा है 11.5, ठीक है। तो अब जोड़ना 7 8 में था, तो 8 और 10 इन दोनों को जोड़ा मैंने, तो हो गया 18.5, अनुपात बनाना है। 9 और मैं इसमें जोड़ रहा हूँ तो 11 9 20, 20.5, डेसिमल में हटा दूँ तो यही बचा, और जिससे भी कट रहा होगा काट डालिएगा, जिससे भी कट रहा होगा काट डालिएगा, जैसे मैं काट डालूँ, जिससे आप बताओ। 5 से 5 तिया 15, फिर 5 7 35, इसको 5 चौके 20, 5 एकम 5, तो 3.37 और 41 का रेशियो बना। आप इसे 3.7 और 4.1 भी कह सकते हो, है दोनों में सेम।
ठीक है, दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। सेम मतलब वो सब्जी वाला नहीं है, सेम मतलब बराबर। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल पर आते हैं। इस बार क्वेश्चन है 2008 और 10 में बेची और निर्मित इकाइयों की कुल संख्या शेष वर्षों में निर्मित और बेची गई इकाइयों का कितना प्रतिशत है। 2008 और 10 में बेची और निर्मित इकाइयों की जो कुल संख्या है, 8 और 10 में, 8 में और 10 में बेची और निर्मित इकाइयों की कुल संख्या हमने जोड़ा था, 9 यहाँ पे था, हमने जोड़ा था 5 3 8 यहाँ पे था, तो 8 और ये जो हुआ था, ये 8 और ये 8 और ये 9, 9 8 17 हो गया था बेची और निर्मित की कुल संख्या। ठीक है, शेष वर्षों की निर्मित और बेची गई इकाइयों का कितना परसेंट। अच्छा, बाकी को हमको अलग से जोड़ना है, तो मैं अब रेक्टेंगल से लिख रहा हूँ। ये आया था 8, ऊपर मैं लिख दूँ 9 में हम लोगों ने ऐड किया था 10.5 था, और अगर लास्ट वाले का जब ऐड किया था ना तो 11.5 था, तो 11.5 10.5 मिलकर के हो जाएगा 22, और यहाँ पे 8 मिलकर के हो जाएगा 30, 30 ये हुआ, और मेरे को मिला था 17, तो 17 है 30 से, या 30 का कितना परसेंट है, 17 ऊपर 30 नीचे, 30 का पूछा था, मल्टीप्लाई 100 का करूँगा तो मुझे प्रतिशत बनेगा, दिखेगा। ये देखो ना 170/3 है ना, 3 से काटा, 3 5 15, 3 6 18.66, 56.66 का मतलब है 56.67। ठीक है, क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बताया भाई। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011 में बेची गई इकाइयों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2011 में पिछले साल के कंपैरिजन में इकाइयों की संख्या बेची गई, पूछ रहा, बनाई गई नहीं, कितने परसेंटेज की वृद्धि। अरे पहले बेचा जा रहा था जहां 5, वहां बेचा जा रहा 6, कितने परसेंट का, 5 पर 6 हुआ, 1 बढ़ा, 5 पर बढ़ा, बता नहीं सकते हो कितना परसेंट बढ़ा, कैलकुलेट कर लेंगे फटाक से, 20%, 20%, ईजी, बता दिया था ना सबने। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर आ जाता हूं मैं। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 में बेची गई इकाइयां, 2008 में, 2011 में बेची गई लिखा है 6, और 2008 में निर्मित करी गई, निर्मित मतलब नीला वाला 4, तो कह रहा कि तुलना में कितने परसेंट ज़्यादा, 4 की तुलना में कितने परसेंट ज़्यादा, बताओ। 4 से अगर कोई मैं देख रहा हूँ 6 कितना ज़्यादा है, तो बाबूजी 2 ज़्यादा है, लेकिन 4 से ज़्यादा है, मल्टीप्लाई 100 का ताकि परसेंटेज बन जाए, 100/2 मतलब 50%, विकल्प संख्या ए। क्या अभी भी कोई दिक्कत है, बताइए, कह दीजिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो आगे के डीआईज खत्म है, मतलब सारे डीआईज यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। देखिए बहुत ही स्लो मोशन में समझिए सारी चीज़ों को। यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम जो है 15-16 अक्टूबर को है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट यूपी SSSC पेट वाइज एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो केवल 2 जगह जुड़ जाओ, एक SSG गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल और एक SSG गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, SSG गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर आपको इन सब की PDF मिल जाती है और क्लासेस की लिंक भी मिल जाती है। यूट्यूब चैनल पर आपको सारा मैटर फ्री में पढ़ाया जा रहा, सिखाया जा रहा है। यूपी SSSC पेट का जो MCQs है, मॉक टेस्ट है, मॉडल पेपर है, वो टेलीग्राम पर डेली बेसिस पर आपको फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। जरूर रिसीव करिए और देखिए, सीखिए। बाकी हम आपके साथ में लाइव आते हैं, डेली मैथ्स की क्लास होती है 7:30 बजे, रात के 7:30 बजे, और इसमें हम लोग 4 से 5 DI के क्वेश्चंस करते हैं। तो आप इस टाइम को टाइम स्लॉट बना लो, अपने रेगुलर टाइम में डाल लीजिए इसको, और अभी तक पिछली इतनी क्लासेस हुई उनको देख लीजिएगा। हम लोगों ने 40 से ज़्यादा DI के क्वेश्चंस कर चुके हैं, DI कर चुके हैं, मतलब लगभग 200 से ज़्यादा प्रश्न हम लोग अभी तक कर चुके हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।
ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।